नमस्कार साथियों। आज मैं अपने बीए और एमए के पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन पर बातचीत करूंगी। साथियों, मध्यम वर्गीय परिवारों में तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, तमाम गतिविधियों में लगातार जुड़े हुए रहने, पारिवारिक तमाम समस्याओं और विसंगतियों के बावजूद आज भी मध्यम वर्गीय परिवार में दोपहर के भोजन में एक साथ एकत्रित होने का प्रचलन है। अमरकांत उसी मिलन बिंदु पर पारिवारिक तमाम विसंगतियों, आर्थिक तंगी कह सकते हैं आप, भूखमरी कह सकते हैं, बेकारी कह सकते हैं, बेरोज़गारी जिसे हम कहते हैं, इन सब को लेकर दोपहर का भोजन एक कहानी में कुछ घटनाओं का कुछ इस तरह से वर्णन किया है कि परिस्थितियां अपने आप अपने विकराल रूप में आपके सामने साफ साफ दिखाई देती हैं। आज इस कहानी पर मैं चर्चा करूंगी। ये मुझे अमरकांत की बेहद ज़रूरी कहानी इसलिए भी लगती है कि परिवार की स्थिति केवल गरीबी, बेरोज़गारी, बेकारी, असमर्थता, असहायता ही नहीं है, बल्कि इतनी ख़राब स्थिति है इस मध्यम वर्गीय परिवार की कि सबके खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं जुट पाता। जैसा कि हर परिवार में होता है, हर घर परिवार में घर की धुरी, केंद्रीय धुरी पूरा परिवार होता है, लेकिन केंद्रीय धुरी जो है वह माँ होती है। उस घर की जिसे हम मालकिन कहते हैं, उस घर को संभालने वाली, सहेजने वाली गृहस्थिन माँ होती है। इस परिवार में भी, दोपहर का भोजन कहानी के परिवार में भी, सिद्धेश्वरी नाम की माँ की विवशता, उसकी तंगी, उसकी मजबूरी, उसकी असहायता पर अमरकांत बहुत अच्छा खाका खींचते हैं, बड़े मार्मिक चित्रण करते हैं। और आप यह देखेंगे इस पूरे व्याख्यान में, हम मिलकर इसे आज बातचीत करेंगे कि कैसे वह पूरे परिवार के लिए इस अव्यवस्था में भी, इस विसंगति में भी भरपेट भोजन जुटाने की पूरी कोशिश करती है और खुद आधी रोटी खाकर गुजारा करती है। साथियों, दोपहर का भोजन अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी है। हर कहानी में जैसे कि कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ घटनाक्रम होते हैं, इस कहानी में भी घटनाक्रम में गृह स्वामिनी सिद्धेश्वरी देवी हैं। उनका भय है, उनका दुख है, भीतर का आतंक है, असंतोष है, अतृप्ति है, और लेकिन इस सब को वो अपने परिवार पर हावी होने नहीं देती। अमरकांत दोपहर का भोजन कहानी के माध्यम से दरअसल यह संप्रेषित करना चाहते हैं, बहुत फोर्सफुली यह संप्रेषित करना चाहते हैं कि सिद्धेश्वरी देवी वह गृह स्वामिनी हैं जो तमाम अभाव के भाव को भर देती हैं, परिवार को इसका पता तक नहीं चलने देती हैं और परिवार को जोड़े रखने का काम करती हैं। दरअसल निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की यही दिनचर्या है, यही जीवनचर्या है, जिसमें आज है और कल की कुछ खबर नहीं। आज भी भय है और कल के लिए भी बहुत सारा सहेजा हुआ दुख है, अभाव है। और इस सब में बहते हुए अनगिनत परिवारों के असंख्य प्राणी दरअसल एक दूसरे से अपरिचित हैं, एक दूसरे से, परिवार के सदस्यों की बात कर रही हूँ मैं, एक दूसरे से अपरिचित हैं, एक दूसरे के भविष्य को लेकर आशंकित भी हैं और वर्तमान के अभाव को टूट कर, बिखर कर अलग अलग जी रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? यानी भविष्य को लेकर जो दहशत है परिवार के हर सदस्य में, ये केवल पारिवारिक स्तर पर नहीं रह जाता साथियों, बल्कि यह बिखरते बिखरते सामाजिक स्तर पर भी भावनात्मक दृष्टि से टूटते संबंधों के और एक दूसरे पर अविश्वास
धीरे धीरे एक दूसरे को लेकर आशंका, एक दूसरे को लेकर भय, यह सब कुछ इन संबंध सूत्रों को भी तलाशने की पूरी कोशिश अमरकांत अपनी इस कहानी में करते हैं। साथियों, परंपरा प्राप्त भावात्मक संबंध सूत्रों और उनके माध्यम से बिखरते, टूटते, हाशिए पर, कगार पर आ रहे ऐसे परिवारों को और ढांचे में, एक सांचे में, एक फ्रेम में कायम रखने की एक निष्फल कोशिश परिवार की गृह स्वामिनी की। दरअसल ये सारी दयनीय चेष्टाएं हैं और इस पूरे संदर्भ को बेहद कारुणिक बना देते हैं। आप समझ रहे हैं, अमरकांत दरअसल अपनी अधिकांश कहानियों में स्त्री पात्र या नारी पात्र को आर्थिक व शारीरिक दोनों दृष्टियों से लगातार शोषित हुए दिखाते हैं, पर वह स्वार्थी और चालाक नहीं, परिवार के धुरी हैं, केंद्र हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने लिए सोच रही हो, बल्कि अपने को तो अपना सर्वस्व स्वाहा कर देती हैं अपने अपनों के लिए। और ये सभी नारी पात्र जो हैं वो पुरुषों से कहीं अधिक व्यावहारिक हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं अधिक योग्य हैं, साहसी हैं और कर्मठ हैं। अमरकांत अपनी स्त्री पात्रों और चरित्रों को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं। दोपहर का भोजन भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है। सिद्धेश्वरी देवी घोर आर्थिक अभाव की स्थिति में भी अपने परिवार को पूरी हिम्मत बंधाती हैं, परिवार का ढाढ़स बंधाती हैं और परिवार के तमाम सदस्यों को मानसिक रूप से टूटने नहीं देती। एक दूसरे पर जो आशंका है, एक दूसरे को लेकर भय है ना, अविश्वास है, इस सब को हावी होने नहीं देती। तो अब मैं कहानी के मूल विषय वस्तु पर आती हूँ, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि सिद्धेश्वरी देवी से बात मैंने शुरू की तो सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि कहानी की केंद्रीय विषय वस्तु सिद्धेश्वरी देवी हैं, जो गृह स्वामिनी हैं दोपहर का भोजन कहानी में। साथियों, अमरकांत की ये कहानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेरोजगार पिता, उसकी विवशता, बेकार पुत्र और पुत्रों की बेरोजगारी, उनका निकम्मापन, उनका समाज के द्वारा अनवांटेड, अनवेलकम रहना, यह सब कुछ, और आर्थिक तंगी तो है ही परिवार की, भुखमरी की स्थिति है परिवार में, यह सब कुछ बड़े मार्मिक ढंग से अमरकांत अपनी कहानी में उभारते हैं। इतनी ख़राब स्थिति है परिवार की कि भरपेट भोजन तक नहीं है किसी भी सदस्य के पास, और माँ पूरे घटनाक्रम में, पूरी कहानी में इस तरह अभिनय करती है कि नहीं, रोटियां तो बहुत पड़ी हैं, एक और ले लो। माने आप समझ रहे हैं, सदस्यों की पूर्ति हो, वो संतुष्ट हो, वो तृप्त हो, इसके पूरे प्रयास में वो रहती हो और कोई किसी का अभाव देखने न पाए। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है साथियों कि माँ यानी सिद्धेश्वरी देवी सबके अभावों से सबको बचा लेती हैं और पूरी कहानी में एक भाव भरने की कोशिश करती हैं। और ख़ास तौर पर दोपहर का भोजन, जिस समय सब जुटते हैं बारी बारी से, तो वो कोशिश ये करती हैं कि सब में भाव भरा रहे, एक दूसरे के लिए मान सम्मान, एक दूसरे के लिए विश्वास, प्रेम, दुलार, आदर बना रहे। तो ये जुगाड़ केवल सिद्धेश्वरी देवी की ओर से हो रहा होता है। सबको जैसे तैसे भोजन तो वो करा देती हैं, पर त्याग, ममता, वात्सल्य जो हमारे भारतीय परिवारों में माँओं का सबसे बेसिक क्वालिफ़िकेशन होता है, वह सिद्धेश्वरी देवी में भी है। स्वयं हमेशा आधा रोटी खाकर गुजारा करती हैं। अब दरअसल मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी का ये परिवार है और इस परिवार में बेटे हैं, जवान बेटे हैं, उसके बावजूद वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोज़गार हैं। मुंशी जी 45 की उम्र में ही अपने नौकरी से बेदखल कर दिए जा चुके हैं और इस अभाव ने उनको 45 की उम्र में ही बूढ़ा बना दिया है, क्योंकि जब आर्थिक तंगी होती है, बेकारी की अवस्था होती है, बेरोज़गारी होती है, तो वह सब कुछ चेहरे पर और
आपके व्यक्तित्व पर झलकने लगता है और वे बूढ़े लगने लगते हैं। शरीर से चमड़े झूल रहे हैं, गंजी खोपड़ी है और 1.5 महीने से बेरोज़गार भटक रहे हैं पिता, परिवार को इसकी भनक लगने नहीं देते। पर उनके परिवार में उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी देवी और उनके 3 लड़के रामचंद्र, मोहन और प्रमोद क्रमशः 21 वर्ष के होंगे। पहला रामचंद्र 21 वर्ष का होगा, दूसरे मोहन 18 वर्ष के होंगे और प्रमोद 6 वर्ष का बालक है जो कि बीमार ही रहता है। रामचंद्र समाचार पत्र के कार्यालय में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है, पढ़ा लिखा है। मोहन 10वीं की प्राइवेट परीक्षा दे रहा है और आवारा इधर उधर घूमता रहता है और प्रमोद प्रायः बीमार खटिया पर बिस्तर पर पड़ा होता है। सिद्धेश्वरी देवी ही इस पूरी कहानी में यानी परिवार के मुखिया और तीनों बेटों, इन चौपायों के बीच में सिद्धेश्वरी देवी केंद्रित हैं। जैसा कि हमारे परिवारों में माँओं का धर्म है, दायित्व है, सिद्धेश्वरी देवी भी अपने दायित्व में बखूबी निभाती हैं। दोपहर का भोजन बनाकर बारी बारी से सबकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। घर के दरवाजे पर बार बार जाकर इंतज़ार करती हैं कि कोई आता होगा गर्मी में, उसे कोई असुविधा न हो जाए। आते ही पानी पूछूंगी, भोजन पूछूंगी। इस प्रतीक्षा में वो बार बार रसोई और घर के दरवाजे पर लगी रहती हैं। कभी भीतर जाती हैं, कभी बाहर आती हैं। बेटा रामचंद्र घर में आता हुआ दिखाई देता है तो भयभीत और आतंकित होकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती हैं। साथियों, में ये भय और आतंक रामचंद्र के भविष्य को लेकर है, परिवार के भविष्य को लेकर है, संबंधों के भविष्य को लेकर है। पर आंगन साफ सुथरा किए हुए हैं, ये दायित्व माँ का है। लिपा पुता आंगन है, पीढ़े पर बैठाकर रामचंद्र को उस अभाव से रामचंद्र को टकराने नहीं, जूझने नहीं देती। उसे 2 रोटियां और दाल और चने की तरकारी परोस देती हैं बड़े आदर से, प्रेम से। और माँ के कहने पर वह और रोटी तो नहीं लेता क्योंकि जानता है कि भोजन पर्याप्त नहीं होगा। ये हर सदस्य को पता है कि औरों को भी अभी भोजन करना है, तो वह और रोटी तो नहीं मांगता भूख होने के बावजूद। कि मोहन को वह 2 रोटी दाल और तरकारी दे देती हैं। रोटी लेने से मोहन भी मना कर देता है और दाल मांग मांग कर पी जाता है। किसी तरह से अपने अपने अभाव को ये सभी सदस्य समझते भी हैं, परिवार के अभाव को समझते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को भी समझते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आप देखिए, विवशता की स्थिति अमरकांत यही खींच रहे हैं इस मध्यम वर्गीय परिवार में कि वे एक दूसरे के लिए चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। दोपहर के भोजन पर सबसे आखिर में आने वाले मुंशी जी हैं। मुंशी जी आते हैं, उन्हें भी सिद्धेश्वरी देवी यथावत 2 रोटी दाल और चने की तरकारी परोस देती हैं। जब और रोटी के लिए पूछती हैं, रसोई में हो न हो, उन्होंने परिवार के हर सदस्य को और रोटी पूछा कि और भूख है और ज़रूरत है तो रोटियां तो पड़ी हैं। ऐसा घर की गृहस्थिन को की जिम्मेदारी बनती है कि वह रसोई के अभाव को, परिवार के अभाव को सदस्यों पर जाहिर न होने दे। और रोटी के लिए जब वो पूछते हैं तो वे घर की दशा से पूरी तरह परिचित तो हैं ही, पिता हैं आखिर, इस परिवार के मुखिया हैं, तो रोटी लेने से मना कर देते हैं। पर इतने नीरस, ऊबड़ खाबड़ और उबाऊ ज़िंदगी में गुड़ का ठंडा रस पीने की डिमांड करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि थोड़ा गुड़ हो तो लाओ और घोर कर दे दो, मैं रस पी लेता हूँ। इस प्रकार सबको भोजन कराने के बाद जब सिद्धेश्वरी देवी स्वयं खाने बैठती हैं तो एक मोटी सी, भद्दी सी, जली हुई, बची खुची रोटियाँ, जो कि कई मध्यम वर्गीय परिवारों में बड़ी आम सी बात है, बची हुई रोटी खाना माँ का, या जो जल जाए, जो थोड़ा ख़राब हो जाए, उस रोटी को अपने लिए बचा लेना, ये माँओं की बेसिक क्वालिफ़िकेशन रही है। और अमरकांत के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस ज़माने में भी जो बचा खुचा है उसी को अपना ध्येय समझा जाता है परिवार के गृहस्थिन का। तो खैर, तो वो
आधा कटोरा दाल लेकर और बची हुई जो चने की तरकारी है खुरच कर अपने लिए अपना पेट भरने का प्रयास करती है। साथियों, घर में गरीबी इतनी है कि किसी को भी भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा। रामचंद्र इंटर पास है, पर उसे तो कहीं काम ही नहीं मिलता। वो बेरोजगारी से संघर्ष कर रहा है, भटक रहा है। रामचंद्र को खाना खिलाते सिद्धेश्वरी देवी लगातार पूछती हैं, कहीं कुछ हुआ क्या? बेटे के भविष्य को लेकर माँ चिंतित है और रामचंद्र भावहीन आंखों से माँ की ओर देखता रहता है और देखकर कहता है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब रामचंद्र मोहन के बारे में माँ से पूछता है कि मोहन दिन भर कहाँ भटकता रहता है इधर उधर गलियों में, आखिर उसकी 10वीं की परीक्षा है, तो रामचंद्र के सामने माँ बहाना बना देती है, यही कह देती है कि अरे अपने किसी मित्र के घर गया होगा, पढ़ने के लिए गया होगा, पढ़ने में उसका बड़ा मन लगता है और कहता है कि इस बार तो परीक्षा में अव्वल आकर ही दिखाऊंगा। अब आप देखें कि बड़े भाई को अपने भाई की भविष्य को लेकर चिंता है और बड़ा भाई उसके आवारापन पर, उसके भटकने पर अगर परेशान है, चिंतित है, तो माँ उस चिंता को भी दूर करने की कोशिश करती है और असफल प्रयास करती है और झूठ ही कुछ कह देती है कि नहीं, इधर उधर भटकता नहीं, आवारा नहीं है, बल्कि पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के ठिकानों पर होगा, ताकि कोई किसी को लेकर चिंतित न रहे। इतनी विपदा में, ऐसी आर्थिक तंगी में, इस बेरोजगारी में, इस परेशानी में कोई और दूसरी परेशानी परिवार पर आकर खड़ी ना हो, इसके लिए माँ का यह दायित्व बनता है, यानी सिद्धेश्वरी देवी का यह दायित्व बनता है कि वे सबको इससे बचाए रखें। मुंशी चंद्रिका प्रसाद इस कहानी के इस कहानी में तो केंद्रीय पात्र हैं ही, लेकिन चंद्रिका प्रसाद जी के पास पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ बेहतर कपड़े नहीं हैं, जबकि वे परिवार के मुखिया हैं। आंगन पर अलगनी पर लगी कई पैबंद की गंदी साड़ियाँ टंगी हुई हैं जो सिद्धेश्वरी देवी की हैं। चंद्रिका प्रसाद जी की बनियान जगह जगह से तार तार फटी हुई है। दाल पनियल बनती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए थोड़ी सी दाल में बहुत अधिक पानी मिलाकर। प्रमोद आधे टूटे हुए खटोले पर प्रायः सोया ही रहता है, कमज़ोर है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मुंशी जी 45 की उम्र होने पर भी 55-60 के लगते हैं, बूढ़े लगते हैं, क्योंकि कोई रौनक नहीं है, न घर में, न परिवार में, न जीवन में। सिद्धेश्वरी देवी खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा देती हैं और दोनों घुटनों के बीच से रखकर पैर की उंगलियां ज़मीन पर चलाते चींटियों को देख रही होती हैं और अपनी दिनचर्या कुछ इसी तरह बिताती हैं। अचानक उसे मालूम होता है कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। सिद्धेश्वरी देवी को अपनी भूख प्यास को भुला देना, बिसरा देना औरों की चिंता में, है ना, घर परिवार की चिंता में, तो अपनी सुध बुध खो देना सिद्धेश्वरी देवी की खूबी है। और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसा बताया जाता है कि ये हर गृहस्थिन की, जो परिवार की केंद्रीय धुरी है, उसकी खूबी है। वह बौराई से उठती हैं, गगरे से लोटा भर पानी लेती हैं और गटागट पी जाती हैं। खाली पानी उनके कलेजे में लग जाता है धक्क से और वह हाय राम कहकर ज़मीन पर लेट जाती हैं। हाय राम में वो विपदा है कि प्रभु कभी तो सुनो, कभी तो समझो हमारी पारिवारिक स्थितियों को, कभी तो हमारे संकट को दूर करो। अब आधे घंटे वैसे ही बेसुध पड़ी रहती हैं, लेकिन लगातार उनको इंतज़ार होता है परिवार के सदस्यों का और दोपहर में होने वाले भोजन का। इस प्रकार साथियों, आप कह सकते हैं कि दोपहर का भोजन कहानी में कहानीकार अमरकांत निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासद स्थितियों को, ट्रेजेडी जिसे आप कहते हैं, बड़े जीवंत रूप से उभारते हैं। परिवार का मुखिया बेरोजगार है, फिर भी उसकी पत्नी खींचतान करके किसी तरह घर का खर्चा चला रही है, परंतु भोजन के समय, दोपहर के भोजन के समय सब सदस्यों के लिए ज़रूरत पूरी न कर पाने के कारण चिंताग्रस्त है, परेशान है। खाना खाने के बाद मुंशी जी का औधे मुँह घोड़े बेचकर सो जाना, जैसे लगता है कि कहीं काम की तलाश में जाना ही नहीं है, या बेरोज़गारी से इतनी तंग आ चुके हैं, बेकारी से इतने तंग आ चुके हैं,
इतना अविश्वास और असंतोष जीवन में भर चुका है कि कोई आशा या कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अभावों में जीने के कारण अब सिद्धेश्वरी देवी भी चाहकर किसी से खुलकर कुछ भी बोल बतिया नहीं पाती। आप देखें कि इस कहानी में सबसे ज़्यादा जो दयनीय अवस्था मुझे लगती है, सबसे मार्मिक अवस्था जिसकी लगती है, वो तो सिद्धेश्वरी देवी हैं। बाकी लोग इधर उधर भटकते हैं काम के काज की तलाश में, मित्र मिलते होंगे, संगी साथी मिलते होंगे, कुछ बोल बतिया लेते होंगे। सिद्धेश्वरी देवी के पास अपना मन हल्का करने के लिए, अपने अभावों में भाव भरने के लिए, पारिवारिक सदस्यों को इस संकट से बचाने के लिए, संवाद के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं, मुंशी जी भी आते हैं भोजन के समय और चुपचाप दुबके हुए खाना खाते हैं, पानी गटकते हैं, किसी तरह निवाला गले से उतारते हैं और इन सब से इस परिवार की घोर विपन्नता, घोर अभाव और संवादहीनता, ध्यान रहे, का परिचय होता है। अमरकांत ये सब कुछ एक साथ लेकर चल रहे हैं। मुंशी जी का तो लगता है जैसे कि वे इस परिवार के हैं ही नहीं, जबकि मुखिया हैं। ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में प्रायः सभी सदस्यों की एक जैसी ट्रेजेडी होती है, त्रासदी है। अमरकांत की कहानियों में यह मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग, अपने जीवन अनुभवों और अपनी जिजीविषाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से उभारता है और अंतरंग संबंधों, आत्मीय संबंधों, अपनों के बीच बोल बर्ताव कैसा है, इसका चित्रण भी अमरकांत की कहानियों में देखा जाता है। अक्सर जो चीज़ें सपाट सी नज़र आती हैं साथियों, दरअसल वे अपने कथन में, अपने कथ्य में मानवीय संस्पर्श लिए होती हैं। इस मानवीय संस्पर्श के कारण ही एक अनोखी तरह का क्या कह सकते हैं, समस्या का उभरना और निदान का ढूंढना यह पैदा होता है कहानी में, ये घर्षण पैदा होता है। सहज सरल रूपबंध वाली तमाम कहानियों में ज़िंदगी की जटिलताएं होती हैं, लेकिन इस कहानी में देखने पर आपको लगता है कि एक साधारण सी तो घटना है कि दोपहर के भोजन पर सब परिवार के सदस्य बारी बारी से जुटते हैं और जैसे तैसे अनिच्छा से ही सही, जिसे कहते हैं कि पेट भरने के लिए ही सही, अनिच्छा से दोपहर का भोजन करते हैं, एक दूसरे की खोज खबर लेते हैं, एक दूसरे की समस्याओं से रूबरू होते हैं और बिना किसी समाधान के, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए कोई उपाय या समाधान नहीं है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में फिर से सिमट जाते हैं। आप देख रहे हैं। तो कभी कभी अमरकांत की कहानियाँ चौंकाती हैं, चकित कर देती हैं। और मैं तो हमेशा यह मानती हूँ कि कहानीकार की यही खास शैली होती है। यानी अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह ही उनकी भाषा भी खास तरह की फक्कड़, जिसको कहते हैं ना, फक्कड़ अप्रोच लिए हुए है। अमरकांत स्वयं भी बड़े फक्कड़ मस्तमौला माने जाते थे, कहानीकार के रूप में भी, व्यक्तित्व के रूप में भी, और उनकी कहानियों में भी ये खास किस्म की फक्कड़ता दिखाई देती है। लोक जीवन के मुहावरे तो हैं ही, कहानी साधारण से परिवार की है, सीधे सरल समस्या आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वह समस्या कितनी जटिल है, कितनी कठिन है, ये हमें कहानी के भीतर उतरते ही मिलता है, दिखाई देता है। मुहावरे हैं, देशज शब्दों का प्रयोग है, भाषा में माटी की गंध तो रहेगी ही और उसका स्पर्श भी रहेगा। वो सौंधी गंध हो न हो, लेकिन माटी मौजूद है, जो पाठकों को बनावटीपन से दूर रखता है, जो पाठकों को किसी भी फैब्रिकेशन से दूर रखता है और पाठकों के बड़े नज़दीक होता है। ये हर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, दोपहर का भोजन, और यही वजह है कि हम इस कहानी को अपने बेहद करीब पाते हैं। हर परिवार में संबंधों में कुछ सदस्य होते हैं, एक परिवार का मुखिया होता है, भाई बहन होते हैं और माँ होती है। सबसे ज़्यादा त्याग में जो जी रही होती है, सबसे ज़्यादा सबके अभावों को दूर करने का, एक दूसरे की तारीफ़ करना, कि छोटा तो कहता है कि मेरे बड़े भाई जैसा कोई है ही नहीं, बड़ी बहुत आदर करता है तुम्हारी, तो बड़ा मान करता है तुम्हारा, हर बात तुमसे पूछना जानना चाहता है, बड़े को आश्वस्त करना कि नहीं छोटा भटक नहीं रहा है, तुम्हें बहुत सम्मान देता है, बहुत प्रेम करता है तुमसे, और पढ़ाई में अब की लगन से पढ़ रहा है और अव्वल आएगा, और बीमार बच्चे की
देखभाल करते हुए, परवाह करते हुए माँ दूसरे सदस्यों पर इसका बोझ आने नहीं देती, इसका संकट आने नहीं देती, चिंता नहीं आने देती, और अपने हर बच्चे को गूंथ कर रखती है, श्रृंखला को बांधे हुए रखती है, जोड़े हुए रखती है। प्रायः साथियों, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, कोई भी परिवार हो, कैसा भी समाज हो, कोई भी युग हो, हर युग में स्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि परिवार की धुरी वही है, केंद्रीय वही हैं, कि आप समझ रहे हैं। तो वही परिवार की जटिलताओं को, परिवार के अभाव को दूर करेंगी, संबंधों के अभाव को दूर करेंगी, और उनके बीच पनपने वाले आपसी मतभेद या मनमुटाव को भी दूर करने का काम वही स्त्री करेंगी। और अमरकांत की इस कहानी दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी देवी यही भूमिका निभाती हैं। आज के लिए, क्योंकि आपको कहानी की मूल संवेदना तक पहुंचाना था, तो यह व्याख्यान यहीं तक। अगली बार हम सिद्धेश्वरी देवी की चारित्रिक विशेषताओं पर, कुछ विशेष बिंदुओं पर ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।